तो चलो हम लोग समझते हैं कि प्रत्यास्थता क्या होता है। प्रत्यास्थता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि परिवर्तन का विरोध। क्या होता है? परिवर्तन का विरोध। लेकिन किस तरीके के परिवर्तन का विरोध? ठीक है, ये भी तो देखना होगा ना। तो फिजिक्स में तो हम लोग किसी चीज़ पे बल लगाते हैं, और बल लगाते हैं तो क्या होता है? उसकी आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उस आकार और आकृति में परिवर्तन का ही जो वस्तु विरोध करती है, उसी गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। इंग्लिश में बोलते हैं उसको इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हम लोगों को समझना होगा कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिबल, और स्ट्रेन जिसको हम कहते हैं विकृति। अब स्ट्रेस क्या होता है? ये बल नहीं है जो हम बल लगा रहे हैं। माना कि हम लोग स्प्रिंग पे बल लगाएं, तो स्प्रिंग भी अपने अंदर से अपने रूप को फिर से पाने के लिए एक बल लगाएगी अपने अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिक्रिया बल, जो स्प्रिंग के अंदर लग रहा है। क्यों स्प्रिंग के अंदर लग रहा है? क्योंकि स्प्रिंग पे तुमने बाहर से बल लगाया है। ठीक है, तो स्प्रिंग भी अपने अंदर से एक बल लगाएगी। जैसे कि तुम्हारी मम्मी जब तुमको डांटती है तो तुम लोग अंदर से रेजिस्ट करते हो। ठीक है, कि नहीं हम ऐसे नहीं चेंज होंगे, या फिर तुम खुद जवाब देते हो उसका। तो तुम्हारा आंतरिक प्रतिक्रिया बल है ना, वो बल मम्मी वाला बल नहीं है जो बाहर से लगा है, बल्कि जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? F/A, मतलब पर यूनिट एरिया पे जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस पर यूनिट एरिया। ए से इसलिए हमने डिवाइड किया है। प्रेशर का भी फॉर्मूला ये होता है। फिर इसका तुम लोग आराम से विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब विकृति क्या होता है? विकृति मतलब किसी वस्तु पे तुमने बल लगाया और वो बदल गया। ठीक है, लेकिन कितना बदला? उसके भिन्नात्मक परिवर्तन को। मान लो कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की थी और तुमने बल लगाया और वो 2 सेंटीमीटर और बढ़ गई। ठीक है, तो 2/10 जो होगा उस भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। ठीक है, अब प्रत्यास्था से रिलेटेड एक ही नियम है जो आप लोगों को पढ़ना है, उसको हम बोलते हैं हुक का नियम। ठीक है, हुक का नियम इन्हीं दोनों चीज़ों को, जो प्रतिबल और विकृति हमने पढ़ा, उसको रिलेट करता है। क्या कहता है? कि जो प्रतिबल है वो विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब कोई भी चीज़ जब समानुपाती होता है और जब हम उसको हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। ठीक है, तो यही जो नियतांक है ई, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, प्रतिबल अपॉन में विकृति। ठीक है, लेकिन अब ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो 3 तरीके का होता है। ये नहीं कि सिर्फ एक हो गया प्रतिबल अपॉन में विकृति। क्यों? क्योंकि प्रतिबल और विकृति भी अलग अलग तरीके का होता है। जब द्रव पे तुम लगा रहे हो तो अलग तरीके का प्रतिबल विकृति हो जाएगा, किसी वस्तु पे ऐसे लगा रहे हो तो अलग तरीके का होगा। तो इस तरीके से हमको 3 पार्ट्स पढ़ने हैं इसके। ठीक है, पहला जो होता है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जो किसका? वैसे तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रतिबल अपॉन में विकृति। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन में अनुदैर्ध्य विकृति। अब हम इसको अलग से पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, ये क्या होता है? अभिलंब प्रतिबल अपॉन में आयतन विकृति। देख रहे हो ना, ये अलग है। ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति था, ये क्या है? अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। और दृढ़ता गुणांक क्या कहलाता है हमारा? अपरूपक प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। मतलब कि हम लोगों को यंग प्रत्यास्थता गुणांक समझने के लिए समझना होगा कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है। उसके बाद आयतनात्मक समझने के लिए इन दोनों को समझना होगा, और दृढ़ता के लिए इन दोनों को समझना होगा। अब इन तीनों को हम लोगों को अलग अलग से समझना होगा कि क्या है। नेक्स्ट वीडियो में तीनों को एक बार समझ लेंगे, उसके बाद सिर्फ एक डेरिवेशन रह जाता है इसमें। ठीक है, जाओ।